एक ऐसी महिला जो पहले से ही अपने अतीत के गहरे जख्मों और मानसिक संघर्षों से जूझ रही थी, अचानक एक ऐसी सनसनीखेज मर्डर केस में उलझ जाती है जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हर नया सुराग किसी दूसरे संदिग्ध की ओर नहीं बल्कि उसे बार बार उसके अपने दर्दनाक अतीत की तरफ ले जाने लगता है। अब सवाल सिर्फ कातिल को पकड़ने का नहीं था, बल्कि उन सच्चाइयों का सामना करने का भी था जिन्हें वह वर्षों से अपने भीतर दबाकर जी रही थी। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हाल ही में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्राउन की पूरी कहानी की। इस सीरीज में मर्डर, मिस्ट्री, सस्पेंस और एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी। सीरीज की शुरुआत एक बेहद डरावने दृश्य से होती है। हमारे सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ पैर रस्सियों से कसकर बांधे गए हैं और उसे बेड के ऊपर लटका दिया गया है। वो रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रही होती है। तभी अंधेरे से एक रहस्यमयी शख्स बाहर आता है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगले ही पल वह बेरहमी से लड़की की हत्या कर देता है। इस खौफनाक घटना के साथ पहला ही सीन दर्शकों को झकझोर देता है। इसके तुरंत बाद कहानी रीता ब्राउन की तरफ बढ़ती है। रीता अचानक घबराकर नींद से जाग जाती है। उसकी तेज सांसें और चेहरे पर साफ दिखाई देता डर बताता है कि उसने कोई साधारण सपना नहीं देखा। उसने खुद को समंदर की अथाह गहराइयों में डूबते हुए महसूस किया था, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। जितनी कोशिश वह बाहर निकलने की करती, उतनी ही गहराई में डूबती चली जाती। ऐसे डरावने सपने उसके लिए कोई नई बात नहीं थे, बल्कि लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे। कुछ ही देर में पता चलता है कि रीता एक बेहद काबिल और अनुभवी पुलिस अधिकारी है, लेकिन लगातार बिगड़ती मानसिक हालत और डिप्रेशन की वजह से उसे डिटेक्टिव यूनिट से हटाकर आरटीए विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी कारण उसका करियर भी पहले जैसा नहीं रह गया था। अगले सीन में रीता पुलिस अकादमी में एक नई ट्रेनिंग ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां सिखा रही होती है। वह समझाती है कि किसी भी केस में छोटी से छोटी डिटेल भी पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कॉल मुख्यमंत्री के पीए शुभेंदु का होता है। वह रीता को बताते हैं कि एक बेहद हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आया है और उसे तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचना होगा। दूसरी तरफ कहानी इंस्पेक्टर अर्जुन पर शिफ्ट होती है। अर्जुन इस समय समुद्र के बीच एक छोटी नाव में बैठा है। वह एक ऐसे केस की जांच कर रहा था जिसमें एक व्यक्ति की पत्नी की हत्या हुई थी। अपनी तेज, समझदार और सटीक जांच के दम पर अर्जुन असली कातिल तक पहुंच चुका था। वह शांत आवाज में उस आदमी से कहता है कि उसकी पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वही खुद है। सच सामने आते ही वह घबरा जाता है और गिरफ्तारी से बचने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। अर्जुन भी बिना देर किए उसके पीछे कूद पड़ता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। उधर रीता मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच चुकी होती है। वहां उसकी मुलाकात सीधे शहर के पुलिस कमिश्नर से होती है। कमिश्नर बिना समय गंवाए उसे एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की फाइल सौंप देते हैं। यह वही मामला था जिसकी झलक हमने सीरीज की शुरुआत में देखी थी, जहां एक युवती की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री का साफ आदेश था कि इस केस की कमान रीता ही संभाले। वजह भी साफ थी। अपने करियर में उसने कई पेचीदा और लगभग असंभव लगने वाले मामलों को सुलझाकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। विभाग के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में उसका नाम शामिल था। फाइल देखते ही रीता को पता चलता है कि मृतका का नाम अहाना जायसवाल था। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अहाना देश के मशहूर उद्योगपति धीरज जायसवाल की इकलौती बेटी थी। इतना ही नहीं, धीरज और मुख्यमंत्री पुराने क्लासमेट भी रह चुके थे। इसी कारण यह मामला अब केवल एक हत्या का केस नहीं बल्कि सरकार का प्रतिष्ठा से जुड़ा हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। ऊपर से लगातार दबाव था कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस मिशन में रीता का साथ देने के लिए इंस्पेक्टर अर्जुन को भी टीम में शामिल कर दिया जाता है। दोनों अधिकारी सीधे उस फ्लैट पर पहुंचते हैं जहां अहाना की हत्या हुई थी। अंदर का मंजर बेहद भयावह था। अहाना को बेड पर बांधकर रखा गया था और उसकी हत्या से पहले उसके साथ बुरी तरह मारपीट और यातना दी गई थी। पूरे कमरे में संघर्ष के साफ निशान मौजूद थे। हर तरफ बिखरा सामान और खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ बहुत दर्दनाक घटना घटी थी। रीता और अर्जुन तुरंत समझ जाते हैं कि यह किसी साधारण अपराधी का काम नहीं हो सकता। जिसने भी यह वारदात की थी उसने जरा सा भी रहम नहीं दिखाया था। रीता शव की बारीकी से निरीक्षण करती है। तभी उसकी नजर अहाना के दाहिने हाथ पर बने पुराने कट के निशानों पर पड़ती है। इन्हें देखकर वह अंदाजा लगा लेती है कि अहाना लंबे समय से मानसिक तनाव या गहरे डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसी दौरान अर्जुन एक और अहम जानकारी देता है। वह बताता है कि अहाना अपने पिता की आलीशान हवेली में नहीं रहती थी, बल्कि एक छोटे से किराए के फ्लैट में अकेले रहना पसंद करती थी। वह अपनी जिंदगी अपने फैसलों के मुताबिक जीना चाहती थी, जिसके कारण परिवार से उसके रिश्ते काफी दूरी आ गई थी। साथ ही वह एक एनजीओ में भी काम करती थी। इसके बाद रीता बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती
लगती है। गार्ड बताता है कि अहाना बेहद शांत और कम बोलने वाली लड़की थी। वह किसी से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखती थी और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए बिल्डिंग में अधिकतर लोगों को उसके बारे में कुछ कम ही जानकारी थी। गार्ड आगे बताता है कि अहाना की सबसे करीबी दोस्त सिर्फ सियाली थी, जो अक्सर उससे मिलने यहाँ आया करती थी। इसके अलावा उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड शौकत था। वहीं परिवार में उसका भाई संजय ही सबसे ज़्यादा करीब था, जो समय समय पर उससे मिलने इस फ्लैट में आता रहता था। पूरे फ्लैट की गहन तलाशी लेने के बाद रीता को एक बेहद अहम बात समझ आती है। अहाना का मोबाइल फ़ोन कहीं नहीं मिलता। इससे साफ संकेत मिल रहा था कि कातिल जाते समय उसका फ़ोन अपने साथ ले गया, ताकि उसके खिलाफ कोई डिजिटल सबूत पुलिस के हाथ न लग सके। इसी बीच फॉरेंसिक टीम अपनी शुरुआती रिपोर्ट देती है। डॉक्टरों का कहना था कि हत्या किसी नौसिखी अपराधी ने नहीं की है। पूरे क्राइम सीन को देखकर साफ पता चलता है कि कातिल बेहद चालाक, धैर्यवान और पहले से पूरी तैयारी करके आया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घटना स्थल पर न तो कोई फिंगरप्रिंट मिला और न ही कोई फुटप्रिंट, यानी अपराधी ने हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया था। यह गुस्से में किया गया अचानक का हमला नहीं, बल्कि पहले से रची गई एक सुनियोजित हत्या थी। इसके बाद रीता और अर्जुन धीरज जायसवाल के आलीशान बंगले पे पहुंचते हैं। बाहर से यह बंगला जितना शानदार और भव्य दिखाई देता था, अंदर का माहौल उतना ही तनावपूर्ण था। घर में मौजूद लोगों का व्यवहार रीता को बिल्कुल सामान्य नहीं लगा। उनकी बातें और हाव भाव देखकर उसे महसूस होने लगा कि परिवार का कोई सदस्य पुलिस से कोई बड़ा सच छुपा रहा है। पूछताछ के दौरान अहाना का भाई संजना से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वह बताता है कि कुछ समय पहले परिवार में अपने निजी ड्राइवर राजू को नौकरी से निकाल दिया था। वजह थी उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया। वह अक्सर बिना बताए गायब हो जाता था। कई बार अहाना को कॉलेज या एनजीओ से लेने भी नहीं पहुंचता था और ज्यादातर समय नशे की हालत में रहता था। राजू की लापरवाही इस हद तक बढ़ चुकी थी कि कई बार संजय को खुद जाकर अपनी बहन को घर वापस लाना पड़ता था। आखिरकार इन्हीं हरकतों से परेशान होकर परिवार ने उसे नौकरी से निकाल दिया। पूछताछ पूरी होने के बाद जब रीता और अर्जुन वहां से निकलने लगते हैं, तभी धीरज जायसवाल उन्हें रोक लेता है। वह शांत लहजे में कहता है, रीता जी, मुख्यमंत्री मेरे पुराने और बेहद करीबी दोस्त हैं। मेरी बस यही उम्मीद है कि आप इस केस को जितनी जल्दी हो सके सुलझा दे। उसके शब्द भले ही विनम्र थे, लेकिन उनमें छिपा दबाव रीता साफ महसूस कर लेती है। बंगले से निकलते ही रीता सीधे उस बार पहुंचती है जहां हत्या वाली रात अहाना गई थी। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग खंगालते हुए उसे एक अहम सुराग मिलता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि अहाना और उसके पूर्व ड्राइवर राजू के बीच किसी बात को लेकर जबरदस्त बहस हो रही थी। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हो जाती है। राजू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना उसे पीछे ढकेलकर वहां से निकल जाती है और टैक्सी लेकर अपने फ्लैट के लिए रवाना हो जाती है। यह फुटेज देखने के बाद कई बिखरे हुए सुराग एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। तब तक मिले सबूतों के आधार पर राजू पुलिस का सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था, इसलिए रीता और अर्जुन तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वे उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं, तब तक वहां से वो फरार हो चुका होता है। ऐसे में रीता अपने पुराने और भरोसेमंद मुखबिर जॉन की मदद लेती है। जॉन का नेटवर्क पूरे शहर में फैला हुआ था। कुछ ही समय में वह राजू की लोकेशन पता कर लेता है। जानकारी मिलती है कि नशे की लत के कारण राजू अक्सर शहर के एक बदनाम इलाके में आता जाता रहता है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। जैसे ही राजू पुलिस को देखता है, वह भागने की कोशिश करता है। इसके बाद गलियों में लंबा पीछा शुरू हो जाता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। राजू से लगातार पूछताछ शुरू होती है, जबकि दूसरी टीम उसके कमरे की तलाशी लेती है। वहां से कई चोरी के मोबाइल फोन बरामद होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन मोबाइल में अहाना का फोन नहीं मिलता। यही बात रीता को सोचने पे मजबूर कर देती है। अगर राजू ही हत्यारा है, तो सबसे अहम सबूत आखिर गया कहाँ? उधर धीरज जायसवाल भी पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। उसे महसूस होने लगा था कि जांच धीरे धीरे ऐसी दिशा में बढ़ रही है जो उसके लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए वह अपने एक भरोसेमंद आदमी को रीता पर नजर रखने का काम सौंप देता है, ताकि जांच की हर जानकारी उसे समय पर मिलती रहे। इसी सस्पेंस के साथ पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक दर्दनाक फ्लैशबैक से होती है। इसमें हमें मोंटी नाम का एक छोटा लड़का दिखाई देता है, जिसकी जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है। एक दिन वह गलती से अपनी माँ को किसी दूसरे आदमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। वह देखकर मोंटी बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी माँ टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा सब कुछ देख चुका है। अपराध बोध और डर और घबराहट में वह ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह अपनी कलाई की नस काट लेती है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने माँ को खो देना मोंटी के लिए किसी भयानक सदमे से कम नहीं था। बाद में उसके पिता उसे समझाने
दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान को एक दिन जाना होता है और अब उसे भी इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। फिलहाल ये लड़का कौन है और उसकी कहानी का इस मर्डर केस से क्या संबंध है, इसका खुलासा आगे होने वाला था। फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है, जहां अहाना हत्याकांड की जांच लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब इस केस में राजनीति भी खुलकर सामने आने लगी थी। पुलिस कमिश्नर बिल्कुल नहीं चाहता था कि रीता इस जांच को आखिर तक लेकर जाए। उसे डर था कि अगर रीता सच की तह तक पहुंच गई तो कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो बड़े और ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन जाएंगे। इसी वजह से वह मुख्यमंत्री के पास जाकर रीटा को केस के हटाने की सलाह देता है। हालांकि उसकी यह चाल सफल नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री के पीओ सुबुंदु बीच में दखल देते हैं। फिलहाल के लिए केस रीटा के पास ही रहने दिया जाता है। दूसरी तरफ लॉकअप में राजू से लगातार पूछताछ जारी रहती है। वह बार बार यही दोहराता है कि उसने अहाना की हत्या नहीं की और वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन रीटा और अर्जुन का शक अभी भी सबसे ज्यादा उसी पर टिका हुआ था। इसके बाद रीटा शेफाली के ऑफिस पहुंचती है। शेफाली खुद को अहाना की सबसे करीबी दोस्त बताती है और बड़ी मासूमियत से कहती है कि उसकी और अहाना की मुलाकात सिर्फ 1 महीने पहले काम के सिलसिले में हुई थी। लेकिन जल्द ही रीटा को एहसास होने लगता है कि शेफाली पूरी सच्चाई नहीं बता रही। उसके चेहरे के हाव भाव और जवाबों में कई ऐसी बातें थी जो उसके झूठ की तरफ इशारा कर रही थी। तभी रीटा को एक ऐसी बात पता चलती है जो शेफाली के बयान पर सवाल खड़े कर देती है। दरअसल कुछ समय पहले एक क्लब में अहाना और शेफाली के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। बहस इतनी बढ़ गई थी कि गुस्से में अहाना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक सीधे शेफाली के चेहरे पे फेंक दिया था। इस घटना से साफ हो जाता है कि दोनों के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे जितना शेफाली पुलिस के सामने दिखाने की कोशिश कर रही थी। यानी वह सच का एक बड़ा हिस्सा छिपा रही थी और जांच को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही थी। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद रीटा बेहद थकी हुई अपने घर लौटती है। जैसे ही वो आराम करने के लिए लेटती है, उसके साथ एक अजीब घटना होती है। उसे अचानक गुतुन स्वामी अपने सामने खड़ा दिखाई देता है। कुछ पल के लिए उसे लगता है मानो वह सचमुच उसके साथ मौजूद हो, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। असल में नितिन की काफी समय पहले एक दर्दनाक विमान दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। उस हादसे में रीता को अंदर तक तोड़ दिया था। वह सदमा आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और इसी वजह से उसे बार बार ऐसे भ्रम होने लगे थे। उधर फॉरेंसिक टीम की नई रिपोर्ट जांच में एक बड़ा मोड़ लेकर आती है। डॉक्टर रीटा को बताते हैं कि अहाना की हत्या किसी साधारण अपराधी ने नहीं की है। अपराधी को इंसानी शरीर की बनावट और संवेदनशील हिस्सों की अच्छी जानकारी थी। उसने वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि घटनास्थल पर लगभग कोई ठोस सबूत नहीं छोड़ा। यानी अब यह लगभग तय था कि हत्यारा कोई अनुभवी और बेहद प्रशिक्षित व्यक्ति था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और अहम जानकारी सामने आती है। रिपोर्ट के अनुसार हत्या करने वाला शख्स राइट हैंडेड था। ये सुनते ही रीटा के दिमाग में एक नया विचार आता है। वह लॉकअप में बंद राजू को कुछ लिखने के लिए कहती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किस हाथ का इस्तेमाल करता है। जांच के दौरान सामने आता है कि राजू तो लेफ्ट हैंडेड है। यहीं से पूरा मामला पलट जाता है। जिस इंसान को अब तक सबसे बड़ा संदिग्ध माना जा रहा था, उसके खिलाफ सबसे मजबूत आधार ही कमजोर पड़ जाता है। रीटा समझ जाती है कि शायद राजू असली हत्यारा नहीं है। अब जांच एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी और असली कातिल अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था। अब रीटा के पास एक नई बड़ी परेशानी आने वाली थी। हम देखते हैं कि उसी दिन सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। ऊपर बैठे लोगों की पूरी कोशिश थी कि राजू को ही कातिल घोषित कर दिया जाए और केस को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। लेकिन रीटा उन लोगों में से नहीं थी जो दबाव में आकर चुप बैठ जाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे मीडिया के सामने पहुंच जाती है और लाइव कैमरों के सामने साफ साफ कह देती है कि राजू के खिलाफ अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, वो ये भी बता देती है कि राजू किलर नहीं है और जांच अभी खत्म नहीं हुई है। रीटा की ये बात सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उधर सीएम और कमिश्नर का गुस्सा फूट पड़ता है। उनकी पूरी प्लानिंग रीटा ने कुछ ही सेकंड में खराब कर दी थी। मामला यहीं पर नहीं रुकता। दूसरी तरफ धीरज जायसवाल भी सीएम को कॉल करता है और कड़े शब्दों में कहता है कि उसे किसी भी हालत में इस केस का रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए। उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ दबाव भी साफ महसूस हो रहा था। अब ऊपर से लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था और नीचे रीटा पर इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। राजू का नाम लगभग सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो चुका था। इसलिए रीटा और अर्जुन अपनी जांच का रुख एक नए आदमी की तरफ मोड़ते हैं। ये आदमी था शौकत। ये कभी अहाना का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और एक लैब में काम करता था। जांच के दौरान रीटा को उसके रिश्ते के बारे में एक दिलचस्प बात पता चला था कि दोनों का ब्रेकअप किसी छोटी बोटी लड़ाई की वजह से नहीं हुआ था। असली वजह कुछ और ही था। जब भी शौकत अहाना के करीब आने की कोशिश करता, अहाना का बिहेवियर अचानक बदल जाता था। वो घबराने
घबराने लगती, डर जाती और ऐसा रिएक्ट करती जैसे उसे किसी पुराने डरावने अनुभव की याद आ गई हो। यही बात धीरे धीरे दोनों के रिश्ते को खत्म कर देती है। हालांकि जब रीटा शौकत के सवाल करती है तो वो खुद को पूरी तरह बेकसूर बताने लगता है। वो कहता है कि मर्डर वाली रात वो कहीं बाहर गया ही नहीं था, उसका मतलब वो पूरी रात लैब में मौजूद था। अब सवाल ये था कि शौकत सच बोल रहा था या फिर वो भी बाकी लोगों की तरह कोई राज छुपा रहा था। शौकत यहाँ पर रीटा से कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वो वॉचमैन से जाके पूछ सकती है। जब रीटा वॉचमैन से पूछताछ करती है तो वो भी बिल्कुल वही कहानी सुना रहा था। शौकत पूरी रात लैब में था और वो दोनों साथ में बिरयानी खाने गए थे, लेकिन उसके बोलने का तरीका देखकर रीटा को लग जाता है कि ये बातें उससे पहले से बता दी गई है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि रीटा अपने ऑफिस जाती है और शौकत का बैकग्राउंड चेक करवाती है। तब उसे पता चलता है कि पढ़ाई के दौरान उसने अपने एक कलीग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। पर एक छोटा सा केस भी हुआ था, यानी शौकत का अतीत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब अगले सीन में अहाना के घर में मीटिंग दिखाई जाती है, जहां रीटा और अर्जुन भी पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात डॉक्टर संदीप से होती है। डॉक्टर बताते हैं कि वो काफ़ी समय से अहाना का इलाज कर रहे थे क्योंकि वो किसी गहरे मानसिक सदमे में और डिप्रेशन से गुजर रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उससे ये बात अपनी फैमिली से भी छुपा कर रखी थी। और तभी वहाँ पर अहाना की नानी भी आ जाती है, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। नानी बता देती है कि शौकत अक्सर छुपते छुपाते अहाना से मिलने के लिए घर पर आया करता था और उन्होंने एक बार तो दोनों को किचन में रोमांस करते हुए भी पकड़ा था। खैर अब घर से निकलने के बाद रीटा के दिमाग में वॉचमैन की बिरयानी वाली बात घूमने लगती है। सच पता करने के लिए वो सीधे उस बिरयानी शॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां से एक ऐसा सच पता चलता है जिससे पूरा मामला बदल जाता है। दुकान का मालिक बताता है कि मर्डर वाली रात उसकी शॉप बंद थी, यानी शौकत और वॉचमैन दोनों मिलकर झूठ बोल रहे थे। एपिसोड के आखिर में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। शौकत सीधे शेफाली से मिलने पहुंचता है। दोनों एक कमरे में अकेले बात करते हैं और तभी साफ हो जाता है कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं था, दोनों लंबे समय से एक दूसरे के करीब थे। इसका मतलब था कि शौकत ने अहाना से अपनी ज़िंदगी का बड़ा सच छिपा कर रखा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अहाना को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी, और अगर हाँ तो क्या यही उसके कत्ल की असली वजह बनी। इसी सवाल के साथ दूसरा एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक लॉज से होती है, जहां संजय 3 लड़कियों के साथ दिखाई देता है। दूसरी तरफ रीटा शेफाली और शौकत दोनों को पूछताछ के लिए थाने बुला लेती है। इस बार उसके हाथ ऐसे सबूत लग चुके थे जिन्हें झुटलाना आसान नहीं था। रीटा दोनों के सामने उनकी चैट का जिक्र करती है और साफ कहती है कि अब उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। साथ ही वह यह भी बताती है कि लैब के चौकीदार ने भी पुलिस से झूठ बोला था, इसलिए फिलहाल दोनों ही पुलिस के शक के घेरे में हैं। लगातार बढ़ते दबाव के आगे शौकत आखिरकार टूट जाता है। वो स्वीकार करता है कि पिछले कुछ समय से उसका रिश्ता अहाना से पहले जैसा नहीं रहा था और वह शेफाली के काफ़ी करीब आ चुका था। उधर शेफाली बताती है कि उसने आखिरी बार अहाना को एक मेडिकल स्टोर पे देखा था। उस दिन अहाना काफ़ी परेशान और बेचैन लग रही थी। वो बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई थी। इसी बीच कहानी संजय की तरफ बढ़ती है। घर का माहौल देखकर साफ समझ आता है कि उसकी पत्नी और अहाना के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। वहीं संजय की अपनी शादीशुदा जिंदगी भी लगातार तनाव और झगड़ों से भरी हुई थी। अगली सुबह रीटा उसी मेडिकल स्टोर पहुंचती है। वहां से जब वह अहाना द्वारा खरीदी हुई दवाओं का रिकॉर्ड निकलवाती है तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रिकॉर्ड में गर्भपात से जुड़ी दवा दर्ज थी, यानी मौत से पहले अहाना गर्भवती थी और उसने गर्भ समाप्त करने की दवा खरीदी थी। यह जानकारी रीटा को इसलिए चौंका देती है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्भावस्था का कहीं कोई जिक्र नहीं था। सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत फॉरेंसिक विभाग पहुंचती है। वहां पता चलता है कि ऊपर से आए दबाव के कारण डॉक्टर के जूनियर ने जानबूझकर रिपोर्ट से यह जानकारी हटा दी थी। अब रीटा समझ चुकी थी कि कोई ताकतवर व्यक्ति हर हाल में अहाना की प्रेगनेंसी का सच छिपाना चाहता था। उधर धीरज जायसवाल भी अपना खेल शुरू कर देता है। उसे महसूस हो चुका था कि रीटा का शक अब धीरे धीरे उसकी तरफ भी बढ़ रहा है। उसके कहने पर एक टीवी एंकर लाइव शो में रीटा की छवि खराब करने की कोशिश करता है। वह रीटा और दिवंगत होम मिनिस्टर नितिन गोस्वामी के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें उछालता है ताकि उस पर मानसिक दबाव बनाया जा सके और वह जा से पीछे हट जाए। लेकिन रीटा इन सब बातों से बिल्कुल नहीं घबराती। वह शेफाली और शौकत को अलग अलग कमरों में बैठाकर दोबारा पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। न तो शेफाली और न ही शौकत को अहाना की प्रेगनेंसी के बारे में कोई जानकारी थी। दोनों बताते हैं कि अहाना एक डेटिंग ऐप इस्तेमाल करती थी जिसके बारे में उसके परिवार को भी पता नहीं था। उस ऐप के जरिए वह
कई अनजान लोगों के संपर्क में थी। इस नए सुराग के बाद रीटा डॉक्टर संदीप से मिलने पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर भी यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें भी अहाना की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, वह इतना ज़रूर बताते हैं कि पिछले कुछ समय से अहाना लगातार अपने थेरेपी सेशन मिस कर रही थी। जब रीटा हत्या वाली रात के बारे में सवाल करती है तो डॉक्टर बताते हैं कि उस समय वह अपने मरीज पंकज के साथ थे। यह सुनकर रीटा पंकज की पूरी जानकारी लेकर वहां से निकल जाती है। घर लौटने के बाद रीटा को याद आता है कि आज उसकी आंटी का जन्मदिन है। वह घर पर एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर रखती है और अर्जुन को भी बुला लेती है। बातों बातों में जब रीटा अर्जुन के परिवार के बारे में पूछती है तो माहौल अचानक भावुक हो जाता है। अर्जुन बताता है कि वह उसके परिवार में सिर्फ उसके बुजुर्ग पिता है और कोई नहीं। कुछ साल पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे में उसने अपनी पत्नी और छोटी बेटी दोनों को खो दिया था। अर्जुन की यह कहानी सुनकर रीटा भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अर्जुन भी अपने भीतर उतना ही गहरा दर्द लेकर जी रहा है जितना वह खुद। उधर पुलिस की पूछताछ के बाद शेफाली शौकत से दूरी बनाना शुरू कर देती है। उसे लगने लगा था कि मामला अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, लेकिन शौकत बार बार उसे समझाने और रिश्ता बचाने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पुलिस कमिश्नर रीटा को अपने ऑफिस बुलाता है और एक चौंकाने वाली बात बताता है। फॉरेंसिक डॉक्टर के जूनियर ने अपना बचाव करने के लिए पूरा आरोप रीटा पर डाल दिया था। उसने बयान के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदलाव करने का दबाव रीटा ने ही बनाया था। यही मौका कमिश्नर के लिए काफ़ी था। वह तुरंत रीटा को इस केस से हटा देता है और उसका ट्रांसफ़र दूसरे विभाग में कर दिया जाता है। जिस केस को सुलझाने के लिए रीटा दिन रात मेहनत कर रही थी, उसे अचानक उससे अलग कर दिया जाना उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब उसे समझ आने लगा था कि सच तक पहुंचना जितना कठिन है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उस सच के लिए सिस्टम से लड़ना है। इसी बेबसी और तनाव के साथ तीसरी एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। चौथे एपिसोड की शुरुआत अर्जुन से होती है, जो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह सीधे उस न्यूज़ चैनल के ऑफिस पहुंच जाता है जहां एक एंकर ने लाइव शो के दौरान रीटा की छवि खराब करने की कोशिश की थी। अर्जुन उस एंकर को उसके पुराने विवादों और छिपे हुए मामलों की याद दिलाता है। कुछ ही मिनटों में एंकर समझ जाता है कि अर्जुन के पास उसके खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो उसकी पूरी साख खत्म कर सकते हैं। घबराकर वह मामला दबाने के लिए अर्जुन को पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। अगर गलती सुधारनी है तो उसी चैनल पर, उसी कैमरे के सामने और उसी लाइव शो में करनी होगी जहां रीटा को बदनाम किया गया था। आखिरकार एंकर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अगले लाइव कार्यक्रम में वह सार्वजनिक रूप से अपनी बात वापस लेता है और रीटा से माफ़ी मांगता है। इसके बाद अर्जुन दोबारा पूरे फोकस के साथ जांच में जुट जाता है। इस बार वह सीधे संजय की पत्नी अनन्या से मिलने जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि परिवार के भीतर कई ऐसे राज छिपे हैं जिस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बातचीत के दौरान अनन्या एक अहम जानकारी देती है। उसके मुताबिक अहाना अपने ही भाई संजय से डरी रहती थी। यह सुनते ही अर्जुन को यकीन होने लगता है कि परिवार के अंदर कुछ तो ऐसा राज है जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। अर्जुन तुरंत यह जानकारी रीटा तक पहुंचाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि केस अब बिल्कुल नए मोड़ पर आ चुका है। लेकिन केस को हटाए जाने के बाद रीटा दोबारा शामिल होने से साफ इनकार कर देती है। इसी दौरान कहानी संजय की तरफ बढ़ती है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसके व्यवहार से पता चलता है कि उसकी निजी जिंदगी भी काफ़ी असामान्य और उलझी हुई है। उसी मुलाकात के दौरान धीरज जायसवाल का एक आदमी चुपके से उसकी गतिविधियों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में भी बड़ा फैसला लिया जाता है। कमिश्नर घोषणा करता है कि अब अहाना हत्याकांड की पूरी जांच अर्जुन संभालेगा, यानी अब वही इस केस का नया इंचार्ज होगा। जिम्मेदारी मिलते ही कमिश्नर अर्जुन पर दबाव डालना शुरू कर देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी कीमत पर ड्राइवर राजू को ही हत्यारा साबित करके मामला जल्द से जल्द बंद कर देना होगा। अर्जुन जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, लेकिन सिस्टम और नौकरी के दबाव के कारण वह खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद टीवी चैनलों पर खबर चलने लगती है कि राजू की गिरफ्तारी के साथ केस लगभग सुलझ चुका है। यह खबर देखकर अहाना की मां पूरी तरह टूट जाती है। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि उसकी बेटी को असली इंसाफ मिला है। उसके मन में लगातार यही सवाल था कि असली अपराधी अभी भी आज़ाद घूम रहा है और राजू को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उधर धीरज जायसवाल लगातार चाहता था कि मामला यही खत्म हो जाए और आगे कोई नई बात सामने न आए। इस जांच का असर शौकत की जिंदगी पर भी पड़ा था। उसका नाम हत्या के मामले में जुड़ने के बाद कॉलेज और लैब प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। उसे लैब में किसी भी तरह के प्रयोग करने से रोक दिया जाता है। लगातार बढ़ते दबाव, बदनामी और भविष्य की चिंता शौकत को पूरी तरह तोड़ देती है। वह मानसिक रूप से बुरी तरह बिखर जाता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच संजय के घर का माहौल भी पूरी तरह बिखर चुका था। एक तरफ अहाना की मौत का सदमा
था तो दूसरी तरफ परिवार के भीतर छिपे सच धीरे धीरे सामने आने लगे थे। एक तरफ अहाना की मौत का सदमा था तो दूसरी तरफ परिवार के भीतर बढ़ते तनाव ने जायसवाल परिवार को पूरी तरह बिखेरना शुरू कर दिया था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि घर का हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। संजय और उसकी पत्नी अनन्या के बीच भी लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार दोनों का रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच गया कि संजय ने अनन्या को तलाक देने का फैसला कर लिया। हालांकि अनन्या को पहले से ही इस बात का अंदाजा था, इसलिए यह फैसला उसके लिए पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था। इसी बीच कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। शहर में बिल्कुल उसी अंदाज में एक और युवती की हत्या हो जाती है। इस बार पीड़िता का नाम ऊषा था। कातिल ने उसे एक सुनसान फैक्ट्री के अंदर स्विमिंग पूल के ऊपर बांधकर लटका दिया और फिर उसकी हत्या कर दी। जब फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है तो डॉक्टर गोस्वामी शव की हालत देखते ही समझ जाते हैं कि हत्या का तरीका पहले वाले केस से बेहद मिलता जुलता है। वारदात का तरीका लगभग वही था जो अहाना के केस में देखने को मिला था। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि यह शायद उसी अपराधी का काम हो सकता है, इसलिए वे बिना देर किए रीटा ब्राउन को फ़ोन करते हैं। लेकिन उस समय रीटा उनका कॉल नहीं उठा पाती। वह एक रिहैब सेंटर में थी जहां वह अपनी शराब की लत से उबरने के लिए थेरेपी सेशन ले रही थी। डॉक्टर गोस्वामी जानते थे कि इस सीरियल किलर तक पहुंचना रीटा की मदद के बिना आसान नहीं होगा। रिहैब में ही रीटा का मुलाकात डॉक्टर संदीप से होती है। सेशन खत्म होने के बाद वह उनका धन्यवाद करती है और उन्हें डिनर पर आने का निमंत्रण भी दे देती है। इसी दौरान अर्जुन वहां पहुंच जाता है और रीटा को दूसरी हत्या की पूरी जानकारी देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एक और लड़की की हत्या बिल्कुल उसी तरीके से हुई है, वह तुरंत समझ जाती है कि असली हत्यारा अब भी खुलेआम घूम रहा है। बिना समय गंवाए रीटा दोबारा जांच में अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों उषा के घर पहुंचकर उसके परिवार से पूछताछ करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि उषा की शादी ऋषभ से हुई थी और उनकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य चल रही थी। परिवार वालों के मुताबिक उषा बेहद जिम्मेदार और सभी का ख्याल रखने वाली लड़की थी। पूछताछ के दौरान अर्जुन की नज़र ऋषभ के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अंकित पर पड़ती है। उसकी बातचीत और हाव भाव अर्जुन को सामान्य नहीं लगते। शक होने पर वह तुरंत साइबर टीम को अंकित की पूरी लोकेशन और मूवमेंट की जांच करने का आदेश देता है। उधर दूसरी हत्या की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते यह मामला पूरे शहर की सबसे बड़ी खबर बन गया। हर न्यूज चैनल पर यही चर्चा होने लगी कि उषा की हत्या का तरीका अहाना के केस से पूरी तरह मिलता जुलता है। ऐसे में पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठने लगे। लोगों का कहना था कि पहले केस में शायद किसी निर्दोष को आरोपी बना दिया गया, जबकि असली हत्यारा अब भी आज़ाद घूम रहा है। टीवी पर लगातार चल रही इन खबरों को देखकर धीरज जायसवाल भी बेचैन हो उठता है। वह तुरंत मुख्यमंत्री से संपर्क करता है और बढ़ते जन दबाव का हवाला देते हुए मामलों की दोबारा जांच करने की मांग करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर को फटकार लगाते हैं और अहाना हत्याकांड की जांच फिर से शुरू करने का आदेश देते हैं। मजबूर होकर कमिश्नर रीटा को दोबारा बुलाता है और केस संभालने के लिए कहता है, लेकिन इस बार रीटा अपना शर्त रखती है। वह साफ कहती है कि आधिकारिक तौर पर वो केस की कमान अर्जुन के पास ही रहेगी और वह सिर्फ उसकी मदद करेगी। इसी दौरान शेफाली पुलिस स्टेशन पहुंचकर शौकत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। वह बताती है कि पिछले कुछ समय से शौकत का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है और वह उसके साथ हिंसक व्यवहार करने लगा है। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में रीता की नज़र डॉक्टर संदीप पर पड़ती है। वह उन्हें एक अनजान महिला के साथ बैठे दिखते हैं। यह देखकर उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। जब वह डॉक्टर संदीप से उस महिला के बारे में पूछती है तो वह सामान्य अंदाज में जवाब देते हैं कि वह उनकी एक मरीज है और सिर्फ सलाह लेने आई थी। इस बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। पोस्टमार्टम के अनुसार उषा की हत्या के समय वह गर्भवती थी। यह नई जानकारी पूरे मामले को फिर से एक बिल्कुल अलग दिशा में मोड़ देती है। अब रीटा और अर्जुन को समझ आने लगता है कि दोनों हत्याओं के बीच कोई गहरा संबंध जरूर है। उधर साइबर टीम भी अंकित की लोकेशन हिस्ट्री निकालने में कामयाब हो जाती है और जो जानकारी सामने आने वाली थी वह जांच को एक और बड़े मोड़ पर ले जाने वाली थी। इसी बीच साइबर टीम अंकित की लोकेशन हिस्ट्री निकालने में कामयाब हो जाती है। जांच में सामने आता है कि हत्या वाली रात वह अपने घर पर नहीं बल्कि एक होटल में ठहरा हुआ था, जबकि पूछताछ के दौरान उसने दावा किया था कि पूरी रात वह घर से बाहर ही नहीं निकला। यह जानकारी मिलते ही अर्जुन सीधे उस होटल में पहुंच जाता है, लेकिन कमरे का दरवाजा खुलते ही उसके सामने ऐसा सच आता है जिसने उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमरे के अंदर अंकित और ऋषभ दोनों साथ मौजूद थे। यही खुलासा होता है कि दोनों के बीच लंबे समय से एक गुप्त रिश्ता था जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा था। इस खुलासे के बाद अर्जुन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करता है। रीटा के सवालों के सामने ऋषभ ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाता और आखिरकार सच बता देता है। वह स्वीकार करता है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसने उषा को बता दिया था कि वह पुरुषों
पुरुषों की ओर आकर्षित होता है। परिवार के लगातार दबाव के कारण ही उसने ये शादी की थी, लेकिन वह कभी भी इस रिश्तों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। यह सब सुनने के बाद रीटा और भी उलझन में पड़ जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और असली सच अभी भी सामने नहीं आया है। इस वजह से वह अपने पुराने मकबूल जॉन से मिलने जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद जॉन के पास कोई ऐसा सुराग हो जो जांच को सही दिशा दे सके। जॉन उसे उस लड़की का पता देता है जिसे संजय चोरी छिपे मिला करता था। दरअसल वही संजय की गर्लफ्रेंड थी। दूसरी तरफ धीरज जायसवाल तक भी एक अहम वीडियो पहुंचता है। उसके आदमी ने संजय और उस लड़की की मुलाकात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो देखते ही धीरज समझ जाता है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो हालात उसके काबू से बाहर हो सकते हैं। इसलिए वह तुरंत उस लड़की को शहर से दूर भेजने की व्यवस्था करता है और साथ ही संजय का पासपोर्ट तैयार करवाने का भी आदेश देता है। उधर रीता और अर्जुन अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए उस क्लिनिक तक पहुंचते हैं जहां उषा का गर्भपात कराया गया था। पुलिस को देखते ही क्लिनिक का स्टाफ घबरा जाता है। कुछ लोग वहां से निकलने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि वह अवैध तरीके से गर्भपात कराए जाने की आशंका थी। पुलिस पूरे क्लिनिक को सील कर देती है और स्टाफ से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ के दौरान एक नर्स बेहद अहम जानकारी देती है। उसके मुताबिक उषा अपनी गर्भावस्था खत्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के कारण उसे मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा। नर्स यह भी बताती है कि गर्भ में एक बच्ची थी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उषा काफी देर तक क्लिनिक में बैठकर रोती रही थी। यह बात सुनकर रीटा और अर्जुन समझ जाते हैं कि उषा की जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य और खुशहाल दिखाई देती थी, हकीकत उससे बिल्कुल अलग थी। वह लंबे समय से ऐसे दबाव झेल रही थी जिनके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। इस नए सुराग के बाद दोनों संजय की गर्लफ्रेंड तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन होने लगा था कि इस केस की अगली महत्वपूर्ण कड़ी उसी के पास छिपी है। इसके बाद दोनों संजय की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। पुलिस साइबर टीम उन्हें उषा के फोन से मिली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजती है और रिकॉर्डिंग सुनते ही दोनों के पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस ऑडियो में उषा अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बता रही थी। वो कहती है कि वो एक बात है जो किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे समझाया था कि सच बोलने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, इसलिए मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो कहती है कि मेरी शादी के बाद मेरा पति ऋषभ कभी मेरे करीब नहीं आया। फिर एक दिन जब ऋषभ बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया था, तभी उसके ससुर उसके कमरे में आ गए और उसके साथ जबरदस्ती की। सबसे डरावने वाली बात यह थी कि उसकी सास को भी इस बारे में पता था, लेकिन उसने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। समय के साथ ही अत्याचार और भी बढ़ता गया। तब उषा ने हिम्मत करके ऋषभ को सब कुछ बता दिया, लेकिन ऋषभ ने यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया और ना ही इस बात को सीरियसली लिया। आखिर में उषा बताती है कि ऋषभ के माता पिता को किसी भी हालत में खानदान का वारिस चाहिए था, लेकिन ऋषभ के पुरुषों की तरफ आकर्षित होने की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से उसके ससुर ने उसके साथ ये काम किया था। और जब घर वालों को पता चला कि उषा के पेट में लड़का नहीं बल्कि लड़की है, तो उस पर जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती हैं। वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि अपनी मर्जी से कहीं भी जा नहीं पाती थी, ना आ पाती थी। उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए पास के पार्क में जाने की इजाज़त मिलती थी ताकि वो किसी से कोई बात ना बोल सके। अब ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद रीटा सीधा संजय के गर्लफ्रेंड के पास पहुंचती है और जब उससे पूछताछ करने पर वो लड़की बताती है कि संजय उससे स्कूल ड्रेस पहनने की डिमांड करता था और उसी हालत में उसके साथ इंटीमेट होता था। लेकिन जैसे ही रीटा उस ड्रेस को देखती है वो तुरंत चौंक जाती है, क्योंकि वो ड्रेस किसी और की नहीं बल्कि अहाना जायसवाल की थी, क्योंकि रीटा के उसके एक फ़ोटो में पहले ही देखी थी। और ये देखकर रीटा एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके सामने इस केस का काला सच खुलने वाला था। उसे समझ में आ जाता है कि अहाना का डर, उसकी मानसिक हालत और उसकी प्रेगनेंसी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई संजय है, और उसके पेट में जो बच्चा था वो भी उसके खुद के भाई का ही था। एंड रीटा को समझ में आ जाता है कि शायद शर्मिंदगी की वजह से उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। और अब सच जानकर अर्जुन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सीधा पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचता है और संजय जायसवाल के खिलाफ तुरंत अरेस्ट वारंट जारी करने की डिमांड करता है, लेकिन कमिश्नर उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। उसका कहना था कि अभी तक पुलिस के पास सिर्फ शक और कुछ परिस्थिति जन्य सुराग है। इतने प्रभावशाली परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ठोस और अदालत पर टिकने वाले सबूतों की जरूरत होगी। बिना पक्के एविडेंस के वह संजय या जायसवाल परिवार पर हाथ डालने का जोखिम नहीं उठा सकता। कमिश्नर की यह बात सुनकर अर्जुन बुरी तरह निराश हो जाता है। उसे पूरा यकीन था कि वह सच्चाई के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन एक बार फिर सिस्टम उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो गया था। इसके बाद अर्जुन अपनी जांच का रुख उषा के ससुराल की तरफ मोड़ देता है। वहां उषा के पति और उसके परिवार के लोग
आरोप को पूछताछ के लिए थाने बुलाता है। शुरुआती जांच में मिले तथ्यों के आधार पर उन्हें हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू की जाती है। अर्जुन का मानना था कि उषा के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसके ससुराल वालों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए वह चाहता था कि हर पहलू की गहराई से जांच की जाए और अगर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। उधर जायसवाल हाउस में भी माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। घर में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है जब अहाना की नानी को संजय का पासपोर्ट मिल जाता है। यह देखकर उन्हें शक होने लगता है कि परिवार में उनसे कई बातें छिपाई जा रही हैं। गुस्से में वह धीरज जायसवाल पर आरोप लगाती है कि उसने कभी भी उन्हें और अहाना को अपने परिवार का असली हिस्सा नहीं माना। वर्षों से दबा हुआ दर्द अब शब्दों में बाहर आने लगता है। अब पूरे परिवार के सामने पुराने रिश्तों की कड़वाहट खुलकर सामने आ जाती है। इसी दौरान कहानी में एक ऐसा खुलासा होता है जो पूरे केस की तस्वीर बदल देता है। सामने आता है कि संजय धीरज जायसवाल की पहली पत्नी का बेटा था, जबकि अहाना उसकी दूसरी बेटी थी। यानी दोनों का रिश्ता उतना सीधा नहीं था जितना अब तक समझ में आ रहा था। यहीं एक और बड़ा सच सामने आता है। धीरज को संजय की कई हरकतों की जानकारी पहले से थी, लेकिन अपने परिवार और बेटे को बचाने के लिए वह लगातार मामले को दबाने की कोशिश करता रहा। अब रीटा और अर्जुन को समझ आने लगा है कि जांच के दौरान उन्हें बार बार रोकने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी जांच को एक नई दिशा देता है। उसे शक था कि अहाना और उषा की हत्या किसी सीरियल पैटर्न का हिस्सा हो सकती है, इसलिए वह साइबर टीम को पुराने रिकॉर्ड खंगालने का आदेश देता है ताकि ऐसे मामलों का पता लगाया जा सके जिनमें हत्या का तरीका इससे मिलता जुलता हो। रिकॉर्ड तलाशते हुए टीम को साल 2004 का एक बेहद रहस्यमय मामला मिलता है। जानकारी के अनुसार उस समय मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में मुर्दाघर की एक युवती ने एक शव के साथ बेहद असामान्य हरकत की थी। केस की कुछ परिस्थितियां मौजूदा जांच में मेल खाती थी, इसलिए अर्जुन को लगा कि शायद दोनों मामलों के बीच कोई पुराना संबंध हो सकता है। इसके बाद रीटा और अर्जुन उस पत्रकार से मिलते हैं जिसने उस घटना पर रिपोर्ट लिखी थी। पत्रकार बताता है कि मेडिकल कॉलेज की बदनामी से बचने के लिए उस समय के अधिकारियों ने पूरा मामला दबा दिया था और बात आगे बढ़ने ही नहीं दी गई। हालांकि वह एक महत्वपूर्ण सुराग जरूर देता है। उसके मुताबिक उस दौरान मुर्दाघर में अनिल नाम का एक कर्मचारी काम करता था। अगर किसी को उस घटना की असली जानकारी हो सकती है तो शायद वही हो। यह सुराग मिलते ही रीटा बिना समय गंवाए अनिल से मिलने के लिए मुंबई रवाना हो जाती है। उधर जायसवाल हाउस में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। उधर अहाना की नानी माँ आखिरकार अनन्या के सामने वह दर्दनाक सच रखती है जिसे अहाना वर्षों तक अपने भीतर दबाकर जीती रही। यह सब सुनकर अनन्या पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस व्यक्ति के साथ वह इतने सालों से रह रही थी उसके बारे में इतनी भयावह बातें सामने आ सकती हैं। इसके बाद अनन्या सीधे इंस्पेक्टर अर्जुन से मिलने पहुंचती है। वह तय कर चुकी थी कि जो कुछ भी उसे पता है वह पुलिस से नहीं छिपाएगी, लेकिन अर्जुन अपनी मजबूरी भी साफ कर देता है। उसका कहना था कि सिर्फ किसी पर आरोप लगा देने से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर जायसवाल परिवार या संजय के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उसे ऐसे ठोस सबूत चाहिए जो अदालत में टिक सके। उधर डॉक्टर संदीप रीटा के निमंत्रण पर उसके घर पहुंचता है। उस समय रीटा घर पर मौजूद नहीं होती, इसलिए वह कुछ देर उसकी माँ के साथ बातचीत करता है और फिर वहां से चला जाता है। इसी दौरान अर्जुन को उषा के मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री से एक नया सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि पार्क में जाने के दौरान उषा अक्सर पास के एक साइबर कैफे भी जाया करती थी। यह जानकारी मिलते ही अर्जुन वहां पहुंचता है और आगे की जांच के लिए कैफे का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जब्त कर लेता है। दूसरी तरफ रीटा मुंबई पहुंचकर अनिल से मिलती है। अनिल उसे उस लड़की का नाम बताता है जो कई साल पहले मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर से जुड़े उस रहस्यमय मामले में शामिल थी। उसका नाम सुदीप्तो बख्शी था। हालांकि पूरे रिकॉर्ड में मौजूद तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि चेहरा साफ पहचान में नहीं आ रहा था। रीटा अनिल से कहती है कि अगर उसकी कोई स्पष्ट तस्वीर मिल जाए तो जांच में बड़ी मदद मिल सकती है। अनिल उसे सुदीप्तो का पुराना पता भी देता है जिसे रीटा तुरंत अर्जुन को भेज देती है। अर्जुन अपनी टीम के साथ उस पते पे पहुंचता है। बाहर से मकान पूरी तरह सुनसान और जर्जरा दिखाई देता था, जबकि मुख्य दरवाजे पे बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लेकिन तभी उसकी नज़र अंदर जल रही रोशनी पे पड़ती है। बाहर से वीरान दिखने वाले घर के अंदर बिजली जल रही थी, जिससे साफ था कि कोई न कोई वहाँ चोरी छिपे आता जाता जरूर है। शक बढ़ने पर अर्जुन अपने 2 कांस्टेबल वहीं निगरानी के लिए तैनात कर देता है। इसी बीच साइबर टीम उषा के इंटरनेट रिकॉर्ड की जांच पूरी कर लेती है। उनसे पता चलता है कि उषा लंबे समय से अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसने मदद से जुड़े कई विषय इंटरनेट पर खोजे थे और इसी सिलसिले में एक काउंसलिंग सेंटर भी गई थी। यह जानकारी मिलते ही रीटा और अर्जुन उस क्लिनिक पहुंचते हैं जहाँ पूछताछ करने पर स्टाफ बताता है कि उषा सचमुच वहाँ आई थी, लेकिन उनका सेंटर मुख्य रूप से बच्चों की काउंसलिंग करता था, इसलिए वे
उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सके, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसा सच पता चलता है जिससे पूरी जांच की दिशा बदल जाती है। स्टाफ बताता है कि उषा को आगे इलाज और काउंसलिंग के लिए जिस महिला ने रेफर किया था, वही महिला कुछ दिन पहले डॉक्टर संदीप के साथ रेस्टोरेंट में दिखाई दी थी। यह सुनते ही रीटा और अर्जुन दोनों हैरान रह जाते हैं। अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगती है। अहाना और उषा दोनों अपनी मौत से पहले डॉक्टर संदीप के संपर्क में थी। दोनों ने अपने जीवन के सबसे गहरे और दर्दनाक राज उसी के सामने साझा किए थे। उसी समय मुंबई से अनिल रीटा को एक संदेश भेजता है। इस बार उसके साथ सुदीप्तो बख्शी की कई साल पुरानी लेकिन बिल्कुल साफ तस्वीर भी होती है। रीटा जैसे ही तस्वीर खोलती है, उसके और अर्जुन दोनों के होश उड़ जाते हैं। तस्वीर में दिखाई देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर संदीप था। अब वर्षों पुराने मुर्दा घर का मामला, सुदीप्तो बख्शी की पहचान, अहाना और उषा की हत्याएं, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगती है। रीटा समझ जाती है कि जिस शख्स पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था, शायद वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छिपाए बैठा है। अब जांच सीधे डॉक्टर संदीप की ओर मुड़ जाती है। यही रीटा को पूरा यकीन हो जाता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर संदीप ही है। सच सामने आते ही रीटा सीधे पंकज के घर पहुंचती है। आपको याद होगा कि जब अहाना की हत्या वाली रात के बारे में डॉक्टर संदीप से पूछा गया था, तब उसने दावा किया था कि वह पूरी रात पंकज के साथ था। इस बार भी पंकज वही कहानी दोहराकर संदीप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जांच के दौरान रीटा को एक और अहम बात पता चलती है। पंकज कोई साधारण गवाह नहीं था, बल्कि बचपन से संदीप का सबसे करीबी दोस्त था। अब रीटा समझ जाती है कि वह सिर्फ झूठी गवाही ही नहीं दे रहा था, बल्कि वर्षों से संदीप के कई राज छिपाने में उसकी मदद करता रहा था। धीरे धीरे संदीप के अतीत की पूरी तस्वीर सामने आने लगती है। असल में डॉक्टर संदीप ही सुदीप्तो बख्शी था। कहानी की शुरुआत में जिस छोटे बच्चे मोंटी को दिखाया गया था, वही बड़ा होकर सुदीप्तो बना था। बचपन में हुई दर्दनाक पारिवारिक घटना ने उसके मन पर गहरा असर छोड़ा। उस सदमे के बाद उसकी सोच धीरे धीरे सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होती चली गई। पंकज बताता है कि बचपन से ही संदीप का व्यवहार असामान्य था। वह दर्द और मुक्ति को एक अजीब नजरिए से देखता था। समय के साथ यही सोच उसकी पूरी मानसिकता पर हावी हो गई। बाद में उसने अपने पिता से भी गहरी नफरत पाल ली, क्योंकि वह उन्हें अपने परिवार के टूटने का जिम्मेदार मानता था। इसी मानसिक विकृति ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब रीटा को समझ आ जाता है कि जिन लोगों की तकलीफें और मानसिक संघर्ष संदीप अपने क्लिनिक में सुनता था, वह अपनी विकृत सोच के कारण यह मान बैठा था कि उनकी जिंदगी समाप्त कर देना ही उन्हें दर्द से मुक्ति दिलाने का तरीका है। इसी भ्रम ने उसे एक बेहद खतरनाक अपराधी बना दिया। सच्चाई सामने आते ही रीटा अर्जुन को संदीप पर लगातार नजर रखने का आदेश देती है, लेकिन संदीप बेहद चालाक साबित होता है। भीड़ भाड़ वाले बाजार का फायदा उठाकर वह पुलिस की निगाहों से ओझल हो जाता है। उधर पुलिस उसकी क्लिनिक पर छापा मारती है, जहां से जांच में जुड़ी कई अहम फाइलें और दूसरे महत्वपूर्ण सबूत बरामद होते हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटा लेती है। इसी बीच संदीप चोरी छिपे अपने पुराने सुनसान घर पहुंच जाता है। बाहर पुलिस की निगरानी होने के बावजूद वह किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और वहां छिपाकर रखा गया पुराना हथियार निकाल लेता है। कुछ देर बाद ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल को एहसास होता है कि कोई व्यक्ति चुपके से अंदर गया है। वह तुरंत इसकी सूचना अर्जुन को दे देता है। खबर मिलते ही अर्जुन, रीटा और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर पूरे घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। तभी जांच के दौरान रीटा के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। यह सुनते ही वह बिना देर किए घर के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि यह एक जाल था। घर पर उसका इंतजार डॉक्टर संदीप कर रहा था। वह रीटा को धोखे से अपने कब्जे में लेकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। होश आने पर रीटा खुद को बंधा हुआ पाती है। सामने खड़ा संदीप पहली बार खुलकर स्वीकार करता है कि अहाना और उषा की मौत के पीछे वही था। उसकी विकृत सोच के मुताबिक वह लोगों को उनके दुखों से हमेशा के लिए आज़ाद कर रहा था। अब उसका अगला निशाना रीटा थी, लेकिन संदीप ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने रीटा को कमज़ोर समझ लिया। सही मौका मिलते ही रीटा अपने बंधन से खुद को आज़ाद कर लेती है और जवाबी संघर्ष करती है। तभी अर्जुन अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। लंबे समय से चल रही इस खतरनाक तलाश का आखिरकार अंत हो जाता है। डॉक्टर संदीप गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि पंकज को भी अपराध छिपाने और जांच में गुमराह करने के आरोप में हिरासत में ले लिया जाता है। आखिरकार महीनों से पूरे शहर को परेशान कर रहा हाई प्रोफाइल सीरियल किलर केस सुलझ जाता है। अगले दिन जब रीटा पुलिस मुख्यालय पहुंचती है, तो पूरा विभाग तालियों से उसका स्वागत करता है। जिन लोगों ने कभी उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए थे, वही आज उसकी तारीफ कर रहे थे। इसी दौरान अर्जुन मुस्कुराते हुए उसके सामने एक नई फाइल रखता है। फाइल के अंदर धीरज जायसवाल और संजय जायसवाल की गिरफ्तारी वारंट मौजूद थे। अब रीटा और अर्जुन की अगली मंजिल साफ थी। दोनों तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ इस दमदार क्राइम थ्रिलर की कहानी अपने अंत तक पहुंच
जाती है। अगर आपको इस सीरीज की कहानी में मिले रहस्य, जांच और लगातार आते ट्विस्ट पसंद आए हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली दिलचस्प कहानी के लिए मुझसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।